हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति शास्त्र और यूनिट 2 हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में संवैधानिक विकास के चरण देखे थे और उसमें जितने भी एक्ट या अधिनियम थे उन सबको हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो यूनिट 2 का ही एक टॉपिक है भारतीय संविधान का दर्शन। आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, इसको हम लोग को देखना है। बहुत ही आसान टॉपिक है। दर्शन कहने का मतलब यहाँ पर हमारे संविधान के सिद्धांत कौन कौन से हैं, मूल्य कौन कौन से, तत्व। आप इसको मूल्य कह लीजिए, सिद्धांत कह लीजिए, तत्व कह लीजिए या आदर्श कह लीजिए या दर्शन कहिए, बात एक ही है। एग्ज़ाम में आपसे हो सकता है भारतीय संविधान का आदर्श पूछ ले या मूल्य पूछ ले, तो आपको लिखना एक ही चीज़ है जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान का दर्शन संविधान में निहित मूलभूत सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों का समग्र दृष्टिकोण है। तो दर्शन क्या है? संविधान में निहित का मतलब शामिल, निहित मूलभूत सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों का समग्र दृष्टिकोण है जो भारतीय राज्य की प्रकृति, शासन के सिद्धांतों और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह दर्शन संविधान की प्रस्तावना और विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से सिद्धांत या दर्शन हैं। तो भारतीय संविधान के मुख्य दर्शन, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। जब आप संविधान पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो खंड रहता है वो प्रस्तावना का ही रहता है और इसमें भारतीय संविधान का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या आदर्श है, प्रस्तावना में दिया रहता है। आप प्रस्तावना पढ़िए तो उसमें सारी चीज़ें दी हुई, यानी कि पूरा जो संविधान का निचोड़ दिया रहता है, एक प्रकार से सारांश आप कह सकते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब प्रस्तावना में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं इसको देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणराज्य के उद्देश्य और आदर्श स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। सबसे पहले समाजवादी यानी सोशलिस्ट। समाजवादी का मतलब समानता हासिल करना, सामाजिक और आर्थिक रूप से, यानी समाज में कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करे, तो ये हो गया सामाजिक समानता। और आर्थिक समानता का मतलब है धन, पैसे, रुपए के मामले में सभी लोग समान रहें। ऐसा ना हो कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर रहे और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब रहे। तो समाजवादी का सिंपल सा मतलब यही है। अभी आपको इतना ही जानना है। वैसे समाजवादी के बहुत सारे आयाम हैं लेकिन आपको उतना नहीं जानना है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सेकुलर का मतलब है सभी धर्मों का सम्मान करना और समानता, यानी किसी धर्म को राज्य का विशेष दर्जा नहीं देना। भाई, जैसे हमारा जो देश है वो किसी भी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दे सकता कि या फिर हिंदू धर्म को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे या मुस्लिम धर्म को या फिर जो भी सिख धर्म या ईसाई धर्म, किसी एक धर्म को बहुत आगे नहीं लेकर जाना है। सबको बराबरी का हक देना होगा, यही है धर्मनिरपेक्षता। ओके, कहीं कहीं इसको पंथ निरपेक्ष भी बोला जाता है। तो आप इतना याद रखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि जो देश है या जो राज्य है वो सभी धर्मों को समान अधिकार देगा और समान रिस्पेक्ट देगा। किसी एक धर्म को बहुत ज़्यादा आगे नहीं करेगा या किसी धर्म को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश नहीं करेगा, सबको साथ लेकर चलेगा। तो ये हो गया धर्मनिरपेक्षता। ये भी एक सिद्धांत हमारे संविधान का आदर्श है। लोकतांत्रिक, तो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों की सरकार होगी। हमारे देश में चुनी हुई सरकार होगी, तानाशाही नहीं होगी, निरंकुशता नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। गणराज्य की बात हो रही तो प्रमुख पदों का चुनावी प्रक्रिया से चयन होगा। किसी राज्य या वंशानुगत प्रणाली का निषेध, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है तो वो भी चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है लेकिन चुना वो भी जाता है। तो गणराज्य और लोकतंत्र, इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बस इतना ही जानना जितना इसमें लिखा है। दोनों एक नहीं होते, गणराज्य या गणतंत्र अलग होता है, लोकतंत्र अलग होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जो सरकार का प्रमुख है वो चुना जाता है। सरकार का प्रमुख जैसे प्रधानमंत्री, तो अगर कहीं प्रधानमंत्री या जो सरकार का प्रमुख है वो चुना जाता है तो हम कहते हैं लोकतंत्र। और अगर
राज्य का प्रमुख यानी देश का प्रमुख जो होता है, राष्ट्र प्रमुख जैसे राष्ट्रपति, अगर वो चुना जाता है तो हम कहते हैं गणतंत्र है। तो हमारे देश में गणतंत्र भी है क्योंकि राष्ट्रपति भी चुना जाता है, और लोकतंत्र भी है क्योंकि प्रधानमंत्री भी चुना जाता है। अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो वहाँ लोकतंत्र तो है, लेकिन वहाँ की जो महारानी होती हैं वो चुनी नहीं जाती हैं। तो इस प्रकार वहाँ गणतंत्र नहीं, वहाँ राजतंत्र है। राजतंत्र और लोकतंत्र वहाँ है, हमारे यहाँ लोकतंत्र और गणतंत्र है। इतना आपको जानना काफ़ी होगा आज इसके बारे में, क्योंकि आपको अभी इस लेवल पे ज़्यादा नहीं जानना है। तो गणतंत्र और लोकतंत्र की भावना भी हमारे संविधान में है, ये भी एक सिद्धांत हो गया। इसको आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, जब एग्ज़ाम में आए तो आप गणतंत्र हेडिंग डालिए, लोकतंत्र हेडिंग डालिए, फिर उसके अंदर लिखिए। और भी सिद्धांत है जैसे न्याय, स्वतंत्रता और समानता की भावना हमारे संविधान में है। प्रत्येक नागरिक के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सभी के लिए समान अवसर है। ओके, मतलब कोई भी जॉब निकलता है, कोई भी भर्ती निकलती है, आपने देखा होगा, तो सभी को समान अवसर दिया जाता है। सभी लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और अगर वे क्वालिफाई करते हैं तो उनको सीट दी जाती है, उनको नौकरी दी जाती है। यही हो गया सभी लोगों के लिए समान अवसर। अब हम कुछ चीज़ों को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, जैसे समानता का सिद्धांत। तो संविधान सभी नागरिकों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार की बात करता है। यह समान अवसर और कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो समानता की बात करते हैं। जब मैं आपको मूल अधिकार पढ़ाऊँगा, जो कि आपका तीसरा यूनिट है, उसमें आपको मूल अधिकार पढ़ने हैं, तो वहाँ पर आपको एक एक अनुच्छेद के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में। तो फिलहाल ये जानिए कि 14 से 18 में समानता की बात की गई है, और ये कहा गया किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अगली हेडिंग आपको न्याय डालना है। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा संविधान की मूल भावना है। यह न्याय सभी वर्गों और समुदायों के लिए सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। अगर आपने जुर्म किया है तो आपको सज़ा मिलेगी, अगर आपने जुर्म नहीं किया तो आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकार, ये हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये भी एक संविधान का आदर्श विशेषता है। भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 12 से 35, 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और इसमें स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हैं और लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। कहने का मतलब हमको मौलिक अधिकार मिले हैं, इसका मतलब यही है कि राज्य या जो देश है वो निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अधिकारों पर प्रतिबंध लगाएंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो ये मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं। फिर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य भी हमारे। अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं, जो राष्ट्र और समाज के प्रति उनके दायित्वों की ओर इंगित करते हैं। अब इससे हमारा मौलिक कर्तव्य आप जब पढ़ेंगे आगे, ये भी अपने चैप्टर यूनिट तीसरी में जो 3rd यूनिट है उसमें आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा। तो वहाँ पर मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं देश के प्रति। जैसे झंडे का, यानी जो हमारा तिरंगा, उसका सम्मान करना, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना, और प्रदूषण कम से कम फैलाना। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं मौलिक कर्तव्य। हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, तो ये सब आपके मौलिक कर्तव्य हैं। इसको हम लोग को भी डिटेल में पढ़ना है। फिर है निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये भी पढ़ना है तीसरी यूनिट में। जो आपकी तीसरी यूनिट है उसमें देख लीजिए, ये तीनों आपको पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। तो बहुत सारे अनुच्छेद आपको याद करने होंगे वहाँ पे। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में दिए गए हैं। राज्य के लिए ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है जिसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यद्यपि ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनको कहते हैं, यानी कि संविधान ने कुछ निर्देश दिए हैं किसको, राज्य को, कि जनता के लिए ये काम करो। राज्य मतलब सरकार, यानी कि संविधान हमारा निर्देश देता है राज्य को, स्टेट को, देश को
कि जनता के लिए ये कल्याणकारी कार्य करो, उनकी भलाई के लिए ये काम करो, ये योजना लाओ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। संघवाद की बात, भारतीय संविधान संघीय ढांचे को अपनाता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देता है। कहने मतलब हमारे यहाँ देखते हैं तो राज्य को भी कुछ शक्तियाँ मिली हुई हैं और कुछ केंद्र को मिला है, ऐसा नहीं कि सारी शक्तियाँ केंद्र को ही मिला है। तो ये संघवाद हो गया। 8वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का आदर्श। ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है, एक तत्व है। मानवाधिकारों को भी महत्व देता है जो इसकी वैश्विक दृष्टि को दर्शाता है। अनुच्छेद 51 में कहा गया है, अनुच्छेद 51 में आपको पढ़ाऊँगा, वहाँ पे कहा गया है कि जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। संविधान का लचीलापन, भारतीय संविधान में संशोधन की सुविधा इसे समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलने योग्य बनाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए परिवर्तनशीलता ज़रूरतों का जवाब देने में सक्षम है। कहने का मतलब ये जो हमारा संविधान है वो लचीला है। आप देखते हैं कि कठोर नहीं है। कठोर का मतलब ऐसा संविधान जिसमें जल्दी संशोधन ना हो पाए। हमारा संविधान कठोर नहीं है, लचीला है, क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं। फिर है निष्कर्ष, ये आपका लास्ट पॉइंट रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं पूरा एकदम सारांश। भारतीय संविधान का दर्शन विविधता में एकता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसे उच्च मूल्यों पर आधारित है। यह दस्तावेज न केवल कानूनी प्रावधानों का संकलन है बल्कि भारतीय समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए भी एक मार्गदर्शक है। इसके माध्यम से भारत ने प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और समावेशी समाज की स्थापना का सपना संजोया है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक था, भारतीय संविधान का दर्शन। इसमें कुछ आपको विशेषताएं लिख देनी है भारतीय संविधान की, कि भारत में लोकतंत्र कैसा है, गणतंत्र कैसा, समानता और न्याय, स्वतंत्रता के लिए कौन कौन सी बातें कही गई हैं हमारे संविधान में, यही सारी चीज़ें आपको लिखनी रहती हैं। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है वो नागरिकता है। थोड़ा सा उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ाऊँगा उसको। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।